नमस्कार, मैं भाव्या। आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। किताबें शुरुआत से ही हमारी ज़िंदगी में काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाते हुए आती हैं। स्टार्टिंग से ही किताबों से हम बहुत अटैच होते हैं अभी भी, और कई लोग ताउम्र किताबों से जुड़े हुए रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं और किताबें साथ ही रखते हैं। वो लोग चाहे जो भी जिस वक्त भी उनको समय मिले किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। ऐसे में हम जुड़े हुए हैं अंतरा के साथ, जिनकी अभी खुद की उम्र हो रही है किताबें पढ़ने की, लेकिन उस उम्र में उन्होंने एक किताब लिख डाली है। जी हाँ, किताब है हारमोनीज ऑफ इटर्निटी, और ये किताब अमेजॉन पे भी उपलब्ध है, आपको अमेजॉन पे भी मिल जाएगा। लेकिन आज इस किताब के पीछे इनकी क्या कहानी थी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इनसे बात करके जानेंगे। अंतरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप पहले बता दीजिए कि आपका कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। आप पहले स्कूल लाइफ से ही बता दें, लिखने में कैसे इंटरेस्ट आया। स्कूल लाइफ में तो पहले मैं आईसीएसई बोर्ड कॉमर्स स्कूल से पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे तो स्टार्टिंग डेज में मेरे राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे नहीं थे। ऐसा था कि मर्चेंट ऑफ वेनिस जब पढ़ती तो शायद समझ में भी नहीं आता था पहले तो। फिर धीरे धीरे मैंने बुक्स और पढ़ना फिर शुरू किया, अपने सारे वीकनेस पे मैंने काम किया। फिर लेटर जब मैं क्लास 4th में थी तो मेरे फादर का डेथ हुआ। अच्छा। जिसके वजह से मैंने इंटरेक्शन थोड़ा कम कर दिया, तो मैंने फिर लिखना ही स्टार्ट किया, उसे अपनी हॉबी बनाई। मतलब पहले कि जहाँ बोलना बंद किया वहाँ से लिखना शुरू किया। हाँ, तो मैंने वहाँ पे पहले शॉर्ट स्टोरी अपनी ही डायरी लिखती थी। फिर मैंने पोएम्स लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद मेरे इमेजिनेशंस में काफ़ी स्टोरीज आते थे, बट मैं उसको लिखती नहीं थी कि लगता था राइटिंग स्किल्स अभी अच्छे नहीं है, थोड़ा काम कर लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट पैराग्राफ्स 1-2 पेज लिख लेते हैं, फिर स्टोरीज लिखना शुरू करेंगे। तो उस टाइम मैं सिर्फ पोएट्रीज ही लिखती थी। मतलब शुरुआत से ही दिमाग में ये था कि आगे चल कर के कहानियाँ भी बनानी है। एट अ कॉर्नर ऑफ माइंड ये बचपन से था कि मुझे एक बुक लिखनी है अपने लाइफ में। ऐसा कि लोग होता है ना कि भूल ना जाए कि अंतरा कौन है, ये उनकी बेटी है, चाहे उनकी बहन है, ऐसे ही जाने, मेरा खुद का कुछ पहचान हो। तो ये बुक्स लिखना मेरा बहुत क्लियर माइंड था बचपन से। मुझसे जो भी कोई पोएम पढ़ता था तो मैं यही बोलती थी कि आई वॉन्ट टू राइट अ बुक, अगर कुछ आइडिया है तो आप दो। तो मैं ऐसे पूछती थी। तो फिर मैं पोएम्स लिखती थी ना, तो स्टार्टिंग में मेरे जितने भी पोएम्स रहे हैं वो सब पापा पे रहे। माई फीलिंग्स फॉर माई फादर, मैं क्या बोल सकती थी, कितना मैं मिस करती हूँ, वही चीज़ें मैं लिखती थी। फिर जब मैं कोटा गई तो मैंने +2 वहीं कोटा में एलन से मैंने पढ़ाई करी है। तो मैं वहाँ गई तो अपार्ट फ्रॉम अपना सिलेबस पढ़ने के अलावा भी टाइम होता था। ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, सिलेबस कवर नहीं हो रहा, बट आफ्टर ऑल हम लोग कहीं ना कहीं टाइम सोशल मीडिया, फ्रेंड्स एंड कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि यार जितना देर पढ़ाई करना है वो पढ़ाई करेंगे, होमवर्क करेंगे, क्लास करेंगे, उसके बाद टाइम मिलेगा अगर 1 घंटा आधा घंटा तो फिर लिख भी लिया करेंगे। फिर कि वहाँ पे आपने सोशल मीडिया को वक्त ना दे करके आपने लिखने को वक्त दिया। हाँ, मैं कम्प्लीटली सोशल मीडिया से कट ऑफ भी नहीं हुई थी, ताकि मुझे ये ना पता हो कि मेरे सराउंडिंग में चल क्या रहा है। अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन विद दैट मुझे पता था कि कितना क्या यूज़ करना है। कोई भी चीज़ एक्सेस जाएगा तो बहुत हार्म करेगा। तो मैंने फिर जब मैं कोटा में थी तो मैं मोस्टली टाइम पेंटिंग एंड राइटिंग को देती थी। मन किया, कुछ दिमाग में क्रिएटिव आ रहा है तो लिख लिया, नहीं किया और दिमाग पढ़ने में भी नहीं लग रहा तो फिर कुछ पेंट कर लिया। तो आई ऑलवेज ट्राइड कि मेरा जो भी डायरेक्शन हो वो कुछ प्रोडक्टिव करने में जाए, रादर देन मैं कहीं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। ऐसे सही भी नहीं होता है। अच्छा, मतलब कि पहले तो आपको शुरुआत से ही कहीं ना कहीं दिमाग में था कि कहानियाँ लिखनी है, पोएम्स जब से शुरू किया लिखना उसके बाद आपने सोशल मीडिया को उतना वक्त ना दे करके आपने लिखने और पेंटिंग्स वगैरह को वक्त दिया। मतलब कि जहाँ बचपन में लोग सोचते हैं कि उनकी हॉबी खेलना होता है और पेंटिंग करना होता है, ड्राइंग करना होता है, इन्होंने भी ये सोचा था कि मेरा हॉबी पोएम लिखना है, और इन्होंने ले करके भी चला उसको। अच्छा, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं हारमोनीज ऑफ इटर्निटी। लेकिन चूंकि ये बुक का टाइटल ही इंग्लिश में है तो ये बुक भी ऑब्वियसली इंग्लिश में है। तो इंग्लिश में कैसे कमांड आया, क्योंकि हम लोग झारखंड में रहते हैं और झारखंड के भी हजारीबाग शहर में यहाँ लोग इंग्लिश को उतना फ्रीली नहीं बोल पाते, हेजिटेशन होता है थोड़ा सा अंदर अंदर ही किसी ना किसी को, सबको। तो आप इंग्लिश में ऐसे में पूरी बुक कैसे आपने लिखा, इंग्लिश में कहाँ से कमांड आया?
मैंने आपको लाइक स्टार्टिंग में बताया कि मैं कामल स्कूल से पढ़ी हूँ जो आईसीएसई बोर्ड है। तो ऐसे भी आईसीएसई का कंप्लीट कमांड ही होता है कि आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, आप कैंपस के अंदर हिंदी में बात नहीं कर सकते, आपको इंग्लिश ही बोलनी है। तो लाइक कैंपस के अंदर रह के लाइक आपको जब इंग्लिश ही बोलना है 6 आवर्स अ डे एंड आपके मोस्टली बुक्स इंग्लिश में है, तो आई थिंक जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बट ना फिर वो क्यों ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, मतलब कोई पॉइंट नहीं बनता है। पहला तो लाइक कमांड वहाँ से ठीक था, बट स्कूल से ही ठीक था। मतलब बहुत ही अच्छा नहीं था स्कूल टाइम में, क्योंकि उस टाइम तो सीख रहे थे। और फिर जैसे ही नॉवेल्स में इंटरेस्ट आया तो लाइब्रेरी में बैठ के नॉवेल्स पढ़ना, कुछ बुक अच्छा लगे तो घर ले आना। और लाइक मर्चेंट ऑफ वेनिस की स्टोरी अभी भी लाइक स्कूल में हमने पढ़ी थी। उस टाइम लगता था इंग्लिश बहुत ही ख़राब है, क्योंकि शेक्सपियर की इंग्लिश समझने में ही खुद में एक वो खुद में जंग है वो। तो उसके बाद से फिर मैंने सोचा कि अब इंग्लिश पे सच में काम करना पड़ेगा, वरना फिर तो बुक्स ही समझ नहीं आएगी, लिखना तो बहुत दूर की बात है। तो पहले तो लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। कितने नॉवेल्स पढ़े होंगे आपने अभी तक? काफ़ी सारे, कभी काउंट नहीं करा बैठ के। अच्छा, और उसमें सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग राइटर कौन है जिससे आप इंस्पायर हुए हो ये बुक लिखने में? ऑब्वियसली हैरी पॉटर सबसे बेस्ट है, क्योंकि मतलब फैंटेसी वर्ल्ड। हाँ, फैंटेसी वर्ल्ड, एडवेंचर, मिस्ट्रीज, ये मुझे काफ़ी पसंद है। और मेरी तो ये हारमोनीज ऑफ इटर्निटी भी उसी पे बेस्ड होगी, कह सकते हैं? हाँ, इसमें भी जितने स्टोरीज है वो मिस्ट्री एंड एडवेंचर पर ही है। लाइक फर्स्ट चैप्टर ही जो है उसमें ही लाइक एक चीज़ है जिसके पास पावर है एंड उसके लिए लोग एक्चुअली एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, कुछ ऐसी स्टोरी है। तो मैं रिवील तो नहीं करूँगी स्टोरी क्या, वरना लोग पढ़ेंगे क्यों। बट हाँ, यही चीज़ है कि लोग इस बुक में मिस्ट्री, एडवेंचर भी देखेंगे एंड उसके साथ कुछ सीख के भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैंटेसी में रह जाएंगे, कुछ सीखने को ही नहीं मिलेगा। बट हाँ, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को भी मिलेगा। मतलब कि आपने फैंटेसी, हैरी पॉटर जैसे फैंटेसी एडवेंचर ये सब तो डाला ही है, बट इसके पीछे एक मोरल ऑफ द स्टोरी जैसा भी कुछ डाला है। जी बिल्कुल। अच्छा, और ये तो बात हो गया हारमोनी ऑफ इटर्निटी का, लेकिन अब इसकी पब्लिशिंग की बात करते हैं, क्योंकि पब्लिश करना शायद इसका प्रोसेस इतना आसान नहीं है, या फिर अगर होगा भी तो शायद हम लोग उससे अवेयर नहीं है। आप हमारी जनता को बता दें कि पब्लिश करने में इसके क्या क्या कह सकते हैं मुसीबतें आई? लाइक जब मैंने बुक लिख ली तो मुझे कोई आइडिया नहीं था नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो मेरे एक लाइक भैया, उन्होंने, कितना वक्त लगा था ये बुक लिखने में? मुझे लगभग 1.5 साल लगे हैं। मैं 11th क्लास से लिख रही थी, एट द एंड ऑफ 12th मैंने ये बुक कंप्लीट करी। जब मैंने बुक कंप्लीट करी आई हैड नो आइडिया कि मेरा लाइक नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सो मेरे एक भैया वो भी बुक्स लिखते हैं, उनका नाम अंकुर है, ही इज़ ऑल्सो अ गुड राइटर। तो उनकी फर्स्ट बुक नोशन प्रेस से पब्लिश हुई थी। सो आई आस्क्ड हिम कि लाइक अब कैसे करना है, आप प्लीज़ मुझे प्रोसेस एक्सप्लेन कर देंगे। सो ही इंट्रोड्यूस मी टू द पब्लिशर नोशन प्रेस। उसके बाद से फिर नोशन प्रेस वॉज वेरी फ्रेंडली टू मी। उन्होंने हर प्रोसेस बहुत ही स्मूथ रखा और बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन करा कि अगला स्टेप क्या करेंगे। काफ़ी अपडेटेड वे में उन लोगों ने करा। तो लाइक मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम आई नहीं, बट हाँ, जब कोई नॉलेज नहीं था तब क्वेश्चंस आते थे कि अब क्या। सो वी ऑलवेज नीड अ पर्सन जो आपको सही डायरेक्शन शो करे कि अगला आपको क्या करना चाहिए। मतलब कि आपके सपोर्ट के लिए लोग हमेशा रहे हैं। हाँ, लाइक अच्छा, फैमिली सपोर्ट कैसे मिला इसमें? फैमिली सपोर्ट लाइक मेरे घर के लोगों का बहुत क्लियर था कि जब तक आप कुछ अच्छा कर रहे हो, लाइक मेरे भाई का बहुत एक क्लियर पॉइंट रहा है कि जब तक कोई चीज़ आपको हार्म नहीं कर रही और जब तक आप कुछ सही डायरेक्शन में कर रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो जो आपको सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्प करे, तो आप वो करते रहो। तो वो लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट करते थे एंड मेरे ड्रीम्स के लिए कभी मेरी फैमिली ने मना नहीं करा। दे वर वेरी क्लियर कि तुम्हारा मन है करो, अच्छी बात है। अच्छा, मतलब कि पूरे फैमिली की तरफ से हमेशा रहा है कि हाँ ठीक है तुम आगे बढ़ो। और ये तो हो गया हारमोनी ऑफ इटर्निटी पब्लिशिंग का भी बात हो गया। अब आप बता दें इसके आगे क्या प्लान है? आगे तो लाइक मैं एलन में इंजीनियरिंग एंट्रेंस का तैयारी कर रही थी फॉर ग्लोबल ऑल्सो एंड फॉर नेशनल ऑल्सो। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया एंड यूके में एग्ज़ाम्स क्लियर किए थे इंडिया के साथ। तो फ़िलहाल मैंने ऑस्ट्रेलिया चूज़ किया है फॉर बेटर एक्सपोजर एंड अपॉर्चुनिटीज़। उसके लिए थ्रू आउट द प्रोसेस एलन काफ़ी सपोर्टिव रहा है मेरे लिए एंड उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से गाइड किया। वहाँ पे मुझे एक टीचर मिले थे जिनका नाम राहुल योगी सर है। वो टिल डेट वो मुझे सही डायरेक्शन शो करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है एंड
ही हैज़ बीन माई लाइक बिगेस्ट सपोर्टर. मतलब एक कहता है ना लाइफ में परफेक्ट चीयर लीडर, जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया अपने लाइक जर्नी में. एंड मुझे एक परफेक्ट कॉलेज मेरे एम के हिसाब से चूज़ करने में ही हैज़ बीन वेरी गाइडिंग टूवर्ड्स मी. अभी फ़िलहाल मैं ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. अच्छा, तो मतलब ये बुक के साथ, ये बुक लिखने के साथ आपने उधर एंट्रेंस का प्रिपरेशन भी किया और एंट्रेंस निकाल भी लिया. मतलब इस दौरान सफ़र कैसा था? थोड़ा हेक्टिक लगा या फिर पढ़ाई मुश्किल लगी थी या फिर बुक लिखना मुश्किल लगा था? उस टाइम, उस दौरान कैसा रहा था आपका? उस टाइम पे एक चीज़ बहुत क्लियर था कि टाइम मैनेजमेंट अगर सही रहेगा तो दोनों चीज़ें बैलेंस होके सही चलेंगी. सो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है लाइफ में. आपको दोनों, अगर आप दो चीज़ या कोई एक चीज़ भी अगर फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो जब मैं कोटा में थी तो मुझे लाइक टाइम मैनेजमेंट के बारे में लाइक मेरे ब्रदर ने बोला था कि तुम एक डायरी रखो, वहाँ पे जस्ट कीप अ नोट कि दिन में क्या क्या किया. अगर कुछ लगे कि दिस वॉज नॉट वर्थ डूइंग तो उसको कट ऑफ करो एंड डू समथिंग प्रोडक्टिव इन प्लेस ऑफ इट. तो मैंने जब वो फॉलो किया तो मेरे लिए दोनों चीज़ बैलेंस करना ईजी था. और दोनों निकालने में टफ़ की बात है तो ऑब्वियसली एंट्रेंस ज़्यादा ही टफ लगा क्योंकि वो कम्प्लीटली नया चीज़ था एंड वो मेरा लाइक आई वॉज डूइंग बिकॉज आई हैव टू डू इट. अच्छा, तो अब ऑस्ट्रेलिया जा करके अब मतलब कि कैसा रहने वाला है? कौन सा सब्जेक्ट, पहले आप सब्जेक्ट के बारे में बता दें हमारे दर्शकों को. मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. सो अभी फ़िलहाल मेरा फर्स्ट सेमेस्टर इस मंथ एंड होने वाला है विच वाज ऑनलाइन बिकॉज ऑफ वीज़ा प्रोसेस. तो अभी तक हमें लाइक कोडिंग एंड. तो ऑस्ट्रेलिया कब जाना होगा? बाय दिसंबर एंड और जनवरी फर्स्ट वीक आई विल बी शिफ्टिंग टू ऑस्ट्रेलिया. और सब्जेक्ट्स में लाइक ये सब्जेक्ट काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि कोडिंग मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है. क्योंकि लाइक जब मैं एलन से जब वापस अपने घर आई थी, मतलब कोटा से जब रिटर्न हुई थी तो उस टाइम IITs एंड IIITs ने समर ट्रेनिंग निकाली थी. सो मैंने उसे ज्वाइन किया एंड वहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली लाइक वेब डेवलपमेंट एंड कोडिंग्स एंड डिफरेंट थिंग्स ऑफ कंप्यूटर साइंस. तो उसके बाद से लगा कि ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि मुझे ये करने में मज़ा आ रहा है. क्योंकि अभी जो चूज़ किया ग्रेजुएशन में मुझे पूरी लाइफ कंटिन्यू करनी है. तो अगर उस चीज़ को अगर सही से सेलेक्ट नहीं किया तो शायद मुझे लाइफ टाइम ऐसा लगेगा कि मैं झेल रही हूँ, मुझे करने में मज़ा नहीं आ रहा है. तो मुझे वो नहीं चाहिए था. तो मैंने टाइम दिया पहले खुद एक्सप्लोर करने में. फिर जब मुझे पता चला ये बेस्ट मेरे लिए रहेगा तो मैंने उसे चूज़ किया. अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की तरफ तो आज पूरी दुनिया कह सकते हैं जा रही है, उसकी तरफ बढ़ रही है. तो आपका इसमें पर्सनल थिंकिंग इसको लेकर के क्या है? लाइक मैंने कहीं रीड किया था, लाइक काफ़ी फेमस आदमी ने बोला था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ फार मोर डेंजरस. एग्जैक्टली. हाँ, उसी पॉइंट की तरफ मेरा भी था पॉइंट कि उस बारे में आप क्या समझती हैं? मेरे को लगता है जब तक जो चीज़ हमने बनाई है वो हमारे लिए डेंजरस, लाइक भगवान ने हमें बनाया है, हम भगवान के लिए कैसे डेंजरस हो सकता है? जब तक हमारा कंट्रोल भगवान के हाथ में है तब तक हम भगवान के अगेंस्ट जा नहीं सकते हैं. तो हमने AI बनाया है तो जब तक कंट्रोल हमारे हाथ में एंड अनटिल अनलेस AI खुद अपना कंट्रोल अपने पास नहीं ले लेता, आई डोंट थिंक दैट्स डेंजरस. मतलब सबने रोबोट मूवी देखा होगा, एवरीथिंग वाज स्मूथ अनटिल उस रोबोट का कंट्रोल एक ह्यूमन के हाथ में था. जैसे ही रोबोट का कंट्रोल रोबोट ने खुद लिया देन द डिस्ट्रक्शन. तो वही तो पॉइंट आ रहा है ना कि AI जैसे कि एक ह्यूमन ही कंट्रोल कर रहा है. जिसने बनाया है उसको नहीं, दूसरा ह्यूमन ही उसको वापस से कंट्रोल कर रहा है. तो वो एज अ डिस्ट्रक्शन भी यूज़ हो रहा है कहीं ना कहीं. अब वो ह्यूमन के मेंटालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आदमी उसे किस वे में लाइक लेके जाता है. सो आई विल ऑलवेज से कि रैदर दैन ये सोचना कि ये फ्यूचर के लिए बहुत ख़राब हो सकता है तो उसमें क्या ख़राबी हम लोग पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे एंड उस पर वर्क करेंगे. रैदर दैन कि वो डेंजरस हो सकता है, मे बी डेंजरस हो भी सकता है बट. अच्छा, मतलब कि आपका इसमें जा कर के आगे इंटरेस्ट रहने वाला है?
ऑब्वियसली इसमें इंटरेस्टिंग। रिसर्च कह सकते हैं आप, इसमें रिसर्च में उतरना पसंद करेंगी आप? हाँ, रिसर्च में उतरना पसंद करूँगी। मुझे डिटेल में जानना है एक्चुअली लोग ऐसा अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो क्यों दे इसके रहे पीछे हैं, क्या कारण है? क्या कर रहे हैं। चलिए, ये चीज़ जान के काफ़ी अच्छा लगा कि एआई, जहाँ पे सब एआई की तरफ भाग रहे हैं, वहाँ पे आप जो नेगेटिव पॉइंट्स आ रहा है उसकी तरफ भी आप फोकस कर रही हैं। ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है। और अच्छा, आप एआई ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आप राइटिंग को कैसे आप फॉलो करने वाली हैं, और राइटिंग को लेकर के फिर आपने आगे क्या सोचा है? राइटिंग को लेके आगे फ़िलहाल यही प्लान है कि जिस तरीके से पहले प्रिपरेशन के टाइम कंटिन्यू करा। अभी कोई बुक सोच रहे हैं आप? अभी फ़िलहाल सोचा नहीं है, कुछ आइडियाज़ हैं दिमाग में बट अभी रिवील करेंगे नहीं। वंस दैट्स एग्जीक्यूटेड दैट विल बी ओपन टू पब्लिक। अच्छा, मतलब कि अभी दिमाग में कुछ चल रहा है। कुछ चल रहा है। ठीक है, हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि अंतरा आखिर जो अपना नेक्स्ट बुक है वो क्या लिखने वाली हैं, और एज अ अगर ये करियर भी किसी और चीज़ को चुनती हैं तो हम लोग यही चाहेंगे कि अपने करियर में भी वो अच्छा करें, क्योंकि वो हज़ारीबाग से है, झारखंड से है, तो हम यही चाहेंगे। लेकिन अभी यहीं पे अंतरा की मम्मी बैठी हुई है, अब हमारे साथ जुड़ी हैं अंतरा की मम्मी, और कहते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं उनकी बहुत अहम भूमिका होती है कि बच्चे जो भी करियर चूज़ करते हैं या फिर बच्चे फ्यूचर में जा कर के जो भी बनते हैं उसमें पेरेंट्स की बहुत अहम भूमिका रही है। और कहीं ना कहीं अंतरा के पापा की, उनकी तस्वीर यहीं सामने लगी हुई है, अंतरा के पापा की बहुत अहम भूमिका रही है। हालांकि वो नहीं रहे, उसके बावजूद भी अंतरा के साथ एक बहुत ही अहम हिस्सा छोड़ गए थे वो लिखावट का, और जिससे वो आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँची है। तो अंतरा की मम्मी से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे सपोर्ट किया, उनकी क्या थिंकिंग है ये सारी चीज़ों को लेकर के। आप पहले बताएं आंटी की। नमस्ते। आप पहले बता दें कि अंतरा को आप कैसे देखती थी बचपन में? लगा था कि यहाँ तक ऐसे पहुँचेंगी? कल्पना करते थे। कल्पना करते थे। हाँ, कल्पना करते थे, क्योंकि हम भी अपने स्कूल में क्लास में टॉप में रहते थे। अच्छा, हमेशा से। आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है? मेरा बीए है, हिस्ट्री ऑनर्स से, एमए है, बीएड है, तो हर जगह टॉप में रहे, तो इसलिए लगता था कि हाँ, कल्पना में है कि हमारे बच्चे भी करें। और इसके और कजन लोग भी हैं तो वो सब अच्छे अच्छे जगह पर हैं। अच्छा, मतलब कि कहीं ना कहीं आंटी स्टार्टिंग से टॉपर रही हैं, और अच्छे, इनका भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा है, और कहते हैं वही नक्शा है थोड़ा सा अंतरा में भी, और ऐसा भी आगे ऐसे ही और होते रहे। लेकिन आप बताइए। हमारे फैमिली में इसकी नानी भी टीचर। अच्छा। और मतलब मेरे यहाँ की जितनी भी महिला है वो टीचिंग लाइन में है। तो आपने क्यों नहीं टीचिंग लाइन में जाने का सोचा? प्राइवेट में कुछ दिन शुरू में किए थे, फिर सरकारी में हुआ भी तो दूर हुआ। बच्चा को भी देखना ज़रूरी है, और ख़ासकर जब पेरेंट्स नहीं हो तो बहुत ज़रूरी है बच्चों को। कितना मुश्किल रहा अंतरा के पापा के नहीं रहने के बाद? इसके नाना नानी गाइड किए ज़्यादा। अच्छा। हाँ, इसकी नानी मतलब हेड मिस्ट्रेस थी, तो रिटायर कर गई थी वो 2012 में। तो वो हमेशा आती थी, गाइड करती थी, और इसके नाना का यहीं पीटीसी में अकाउंट्स पढ़ाने का मिलता था, अरिंजय कुमार नाम था उनका। तो इसी साल वो पिछले मंथ 3 तारीख को डेथ किए हैं। अच्छा। तो वो करीब 2014 से लेकर के और अभी तक इसके पास हमेशा रहे हैं। और पुरानी मतलब धार्मिक कथा है, कहानी है, इमोशनल सीन है, चाहे कुछ भी हो, मतलब धर्म के प्रति भी जागरूक करना और गाइड पढ़ाना, ये सब चीज़ में मतलब मेरे पूरे परिवार का सपोर्ट रहा हमारे साथ। अच्छा, मतलब कि आप जितना हो सकी हैं अंतरा को आपने नरिश किया है। हाँ, इसके मामा एक वकील हैं। अच्छा। तो वो भी गाइड किए, जब आते थे तो वो भी गाइड करते थे मतलब। और एक भाई है जो निकाला है क्लैट, अभी पूना में है। तो हर किसी का साथ रहा इसके साथ। और एक भाई है एलएन में टीचर है, राहुल योगी सर जो बोले, तो वो शुरू से बहुत गाइड किए, जब से कोटा गई तब से। और बचपन से फादर के नहीं रहने पर इसका जो भाई है उत्कर्ष, हमसे ज़्यादा वो गाइड किया। अच्छा। क्योंकि वो जेवियर का स्टूडेंट था। तो बहुत मतलब हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि इनके नहीं रहने पर हमारे परिवार, हमारा समाज, हमारा अगल बगल का सब लोग इतना सपोर्टिव नेचर के रहे ना, जो हम अपने आप को कभी पीछे नहीं ले गए हैं, हमेशा आगे बढ़े। और सोच जब
अच्छा हो ना तो हर चीज़ अच्छा होता ही है। अच्छा, तो जैसे कि जो ये समाज है, एक पिता के नहीं रहने पे सोचता है कि बस लड़की को कैसे शादी वादी करके निकाल दें, वो अच्छे घर में सेटल हो जाए तो फिर बस अब हो गया, बस वहीं तक। फिर आपने वो उस थिंकिंग से हट करके थोड़ा अलग अपनाया, आप भेज रहे अपनी बेटी को ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए। देहात में एक कहावत है, हाँ, देहाती कहावत है बोलिए। कि बउआ दहेज के चक्कर में रहवा ना हम्म, तो बेटी को आप शिक्षा नहीं दे पाइएगा, हम्म, और शिक्षा नहीं दे पाइएगा तो दहेज किसी के यहाँ रहता नहीं है। आप जो बेटे वाले को दीजिएगा वो उसी रेस में खर्च करेगा। तो हमको वो चीज़ नहीं देखना है, हम दहेज का पैसा इसी में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर दें, इसमें क्वालिटी डालेंगे तो जिसके भाग्य में जिसका लिखा होगा तो उसका एक बैक सपोर्ट रहेगा। जी बिल्कुल, मतलब कमाल का थिंकिंग है यहाँ पे आपका। पहले तो जो आज जो समाज जैसा बन गया है कि लड़कियों को थोड़ा पढ़ाना है, थोड़ा बस ऐसा कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, और उसके बाद फिर लोग उसकी अच्छे घराने देख करके शादी करवा देती है। जहाँ आज समाज का एक तरफ थिंकिंग ये है, वहीं पे आपका दूसरा तरफ ये है कि नहीं, जो दहेज के लिए आप पैसा जमा करेंगे वो दहेज का पैसा आप बचा करके अपनी बेटी को शिक्षित करें। तो ये काफ़ी उम्दा थिंकिंग है आपका, और अगर ऐसे थिंकिंग के अंदर अगर अंतरा पली बड़ी है तो काफ़ी आगे जाएगी। आंटी, आप एक मैसेज दे दीजिए आजकल के बच्चों के लिए कि कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए। हम तो इतना ही कहेंगे, चाहे लड़का हो भाई लड़की, सोशल मीडिया का यूज करें न्यूज़ के लिए, अपडेट के लिए। और बाकी टाइम जो है ना, ये उम्र फिर कभी लौट के नहीं आएगा। बिल्कुल। जो आपका क्लास 8 से लेकर के 12 तक का फोकस जो आपकी बुक पर होना चाहिए, और उसमें जो पकड़ आपकी होगी उसी से आप आगे बढ़िएगा। रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, मोहब्बत बहुत हो जाएगी, इश्क भी बहुत लड़ा लोगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास कमाने का जरिया नहीं रहेगा तो वह इश्क नदी के पानी की तरह बह जाएगा, तुम्हारे पास आएगा और आगे चला जाएगा। ये आजकल के युवाओं के लिए कमाल की बात कही है इन्होंने कि जो इश्क वाला लाइन मारा है। आप भी इन सारी चीज़ों पे फोकस करें, और उम्मीद करते हैं कि जो भी इस वीडियो को देखते हैं या फिर जो भी इस खबर को देखते हैं वो भी इस खबर से यही सीख लें कि जो भी यंग एज होता है उसमें हम लोग इधर उधर ध्यान ना भटका करके अपने फोकस्ड, अगर अपने करियर पे फोकस्ड रहेंगे तो ये हम लोग के फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के साथ आप हार्मनीज ऑफ इटर्निटी एक बार ज़रूर पढ़ें। ऐसी और ख़बरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ।